अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर माथ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस के जंग आज़ादी 1857 के बाद ब्रिटिश के एटीट्यूड में कौन कौन से डिफरेंस आए। सबसे पहले उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चेंज किया, चेंज इन पॉलिसीज़ और ब्रिटिश एटीट्यूड। ये तीन डेवलपमेंट्स जो हैं 1857 की जंग आज़ादी के बाद की हैं। वन बाय वन, लाइन टू लाइन हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। नंबर 1 पे है ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। 1 नवंबर 1857 को ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर हैं वो ब्रिटिश क्राउन यानी बरतानिया को मुंतकिल कर दी गई और उनको होल जो है सब कॉन्टिनेंट चैप्टर उनके हवाले हो गया। 2 नंबर पे पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सटेंशन। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो टेरिटोरियल एक्सटेंशन पे बड़ा फोकस था, लेकिन इसके बाद इन्होंने, लाजमी बात है, काफ़ी सारा सब कॉन्टिनेंट के एरिया पे इनका कब्ज़ा हो चुका था, इसलिए इन्होंने जो है टेरिटोरियल एक्सटेंशन को जो है क्लोज़ किया और अडॉप्टिंग चाइल्ड जो है, जैसा कि इन्होंने एक कानून पास किया था कि अगर किसी भी रियासत के नवाब की औलाद नहीं होती तो वो पहले एक हायर कर लेते थे बच्चे जो है, मुँह बेला बेटा जिसे कहा जाता है, ऑर्फन्स को। लेकिन उसके बाद ये पॉलिसी जो है ब्रिटिश ने ख़त्म की, लेकिन जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद इसको बहाल कर दिया गया और तल्लकदार ऑफ अवादा जो है इनको ख़त्म कर दिया गया था। इन लोगों को दोबारा जो है जायदादें वापस कर दी गई और लास्ट पे 1/4 जो है कि ब्रिटिश के अंडर जो है सब कॉन्टिनेंट जो है उसको मुकम्मल तौर पे चार्ज दे दिया गया। जो जितनी भी इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन थी, दे आर रिस्पॉन्सिबल इन फ्रंट ऑफ ब्रिटेन क्राउन। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी वाज चेंज्ड। पहले और इस अब के बाद जो नो डाउट पहले जो इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, लेकिन इसके बावजूद 1857 की आज़ादी के बाद उन्होंने इन लोगों को खुश करने के लिए और अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए एक नया स्ट्रक्चर मुतारफ़ कराया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने इंडियन सोल्जर्स की तादाद में इजाफ़ा किया। 2 नंबर पे उन्होंने जो है नेटिव्स के अगेंस्ट जो है नेटिव्स की फोर्सेस या सोल्जर्स को डेवलप किया और उन्होंने मुख्तलिफ़ कौमों पे, कास्ट पे, रेस कास्ट, जैसा कि सिख रेजिमेंट, बलोच रेजिमेंट, जट रेजिमेंट कि कास्ट की बेस पे, रिलीजन की बेस पे और रीजन की बेस, सब की बेसिस को यूज़ करते हुए जो है उन्होंने अपनी आर्मी को डेवलप करना शुरू किया। और एक और जिसके ऊपर उन्होंने अपनी मोनोपोली क्रिएट की हुई थी वो है इंडियन सिविल सर्विसेज। उन्होंने 1861 यानी 1861 के एक्ट के तहत उसको प्रोटेक्ट ही रखा, यानी किसी किस्म का कोई भी बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं किया, बल्कि इस हद तक कि उसका जहाँ पे वो एक तरफ एज दे रहे हैं कि ये अब हर साल होगा, वहाँ पे उन्होंने इंडियंस को दूर रखने के लिए इसका जो वेन्यू है एग्ज़ामिनेशन का वो लंदन जो है रख दिया। तो आप जो इधर से अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने जो अपनी क्रशिंग ऑफ इंडियंस पॉलिसी जो है उसको मुनक़ता नहीं किया। इंटेंसिफिकेशन ऑफ बिटरनेस जो है उसमें वैसे भी जो है 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी ब्रिटिश के अंदर एरा ऑफ लिबरलिज़म एंड ह्यूमैनिटेरियनिज़म का इख्तिताम था और उनके अंदर वैसे भी जो है रूल बाय स्वॉर्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका था। जंग आज़ादी के बाद उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर और ज़्यादा सख्ती लाए और उन्होंने इस हद तक कि इंग्लिश एजुकेशन को भी जो है बीइंग अ सब्जेक्ट रोक दिया कि ऐसे ना हो कि ये लोग इंग्लिश सीखें और इनके अंदर इनलाइटमेंट आए। उन्होंने सुपरस्टिशन, कास्ट, कम्यूनल एंड रीजनल डिफरेंसेस को भी इनकरेज किया कि ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहें और कमज़ोर रहें। इसमें कोई शक नहीं कि 1861 में उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस का मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया कि इंडियंस भी जो हैं वो गवर्नमेंट का हिस्सा बने, लेकिन इसके पीछे भी उनका ये ख्याल था कि इस तरीके जो है हम इंडिया के अंदर अपनी हुकूमत को ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकेंगे
اور زیادہ سے زیادہ پاور بھی انہوں نے اپنے پاس ہی رکھی. اور اکنامک 6 نمبر پہ اکنامک ایکسپلائٹیشن آف دا انڈینز جو ہیں وہ جاری رہیں. نو ڈاؤٹ اریگیشن، سینیٹیشن، ایگریکلچر اور کمیونیکیشنز جو ہے اس میں انہوں نے جو ہے کافی ڈیولپمنٹس کی، لیکن بہائنڈ دا سینز یہ تمام ڈیولپمنٹس بیسیکلی ان کو ہی سپورٹ کر رہی تھیں، انہی کے فائدے میں تھیں. اس کے پیچھے انہوں نے یہ ذہن میں یا مائنڈ میں نہیں تھا کہ اس میں انڈینز کا فائدہ ہو، بلکہ ان کا جو اکنامک پروفٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر طور پہ سامنے آئے اور ہم زیادہ سے زیادہ انڈین سے ارن کر سکیں.